नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वंदना। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रालोसपा के पूर्व प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, और अब इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या कारण रहा कि आपने पार्टी से इस्तीफा दिया, आगे की क्या रणनीति है। अब हम डायरेक्ट सर से ही बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। बहुत बहुत सर, कारण क्या रहा कि आपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया? देखिए, जिन उद्देश्यों को लेकर मैं राजनीति में आया था, एक युवा होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते, उन उद्देश्यों की पूर्ति जो है रालोसपा में रह के अब नहीं की जा सकती थी। मेरा उद्देश्य यही था राजनीति में आने का कि बिहार में रोजगार सृजन पे काम हो, बिहार में उद्योग व्यवस्था लगे, एक एक लोगों को रोजगार यहीं मिले, पलायन पे जो है सो रोका जा सके, प्राइवेट निवेश बिहार में कैसे आवे, इन सारे चीज़ों पे रहा है। और मेरे लाखों चाहने वाले आज के डेट में युवा हैं जो मुझसे आशा पाल रखे हैं। तो रालोसपा में रह के जब आप नीति निर्धारण का पार्ट नहीं बनेंगे तब कैसे ये सब संभव हो सकता था। और जिस तरह माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी चला रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी है, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी होने के कारण ही तो पार्टी आज रसातल में चली गई। हम सब लोग देखें, लोकतंत्र वहाँ नहीं है। जिस तरह मैंने आपने देखा होगा कि लगातार मैं उनके साथ खड़ा रहा, विषम परिस्थितियों में भी, जिस पार्टी का एक भी विधायक और सांसद न हो, उस पार्टी के लिए भी राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश लेवल पे मैं उनके लिए लड़ता रहा। यानी कोई ऐसा चैनल बता दीजिए जहां बीजेपी के भी स्पोक्स पर्सन मेरे सामने नहीं टिक पाते थे। तो उसके बाद भी मैंने इनका झंडा जो है सो बुलंद करने का काम किया। लेकिन लगातार इनके डिसीजन ऐसे होते रहे जो हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो है सो ये सब डिसीजन ले रहे हैं। बीएसपी से भी किए हैं तालमेल। अब अनुमान लगाइए कि बीएसपी के साथ तालमेल करके बिहार में क्या मिल जाएगा, इनको क्या मिल जाएगा। तो इस बहुत सारे कारण थे और ये डिसीजन को एक दिन का नहीं था। मेंटली प्रिपेयर मैं हो रहा था क्योंकि मेरे लाखों चाहने वाले युवा साथी हैं जो बार बार कह रहे थे कि नहीं, कि आगे का आपको सोचना चाहिए। तो इसी कारण मैंने उचित समझा कि वक्त आ गया और कि मुझे अब यहाँ से हटना चाहिए और आगे की रणनीति जो है मुझे तय करनी चाहिए। सर, मेरी एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपका पार्टी के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित रहा, जो सभी लोग देखे, चैनल में भी, खबरों में भी, सब लोग आपको देखते रहे। ऐसी कौन सी अहम ऐसी बात रही जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दी? देखिए, इनकी हर डिसीजन ने तो तकलीफ ही देने का काम किया है। आपने देखा कि जब एनडीए छोड़ के महागठबंधन में आए, महागठबंधन में उनको सम्मान मिला, 5 लोकसभा सीट मिला इनको। 2014 में एनडीए की तरफ से 3 मिला था, महागठबंधन ने इनको 5 दिया। छोटी पार्टी, अब बताइए, 5 सीट मिला, 2 सीट पे खुद से चुनाव लड़ लिए। क्या परिणाम हुआ? दोनों सीट अच्छी मार्जिन से हार गए। मोतिहारी का सीट मुझे दिया गया था। आपने देखा कि 3 महीने तक मैंने कैंपेन किया, उसके बाद जो है किसी को हेलीकॉप्टर से उतार देते हैं। बेतिया में जो है कार्यकर्ता को टिकट न मिल के किसी तीसरे व्यक्ति को मिल जाता है। तो उसका परिणाम क्या हुआ? पूरे महागठबंधन को झेलना पड़ा। यही कारण है कि महागठबंधन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी उनसे हमेशा से नाराज रही, किसी की नहीं सुने, खुद 2 जगह से खड़ा हो गए। इस सब ने मना किया था, पार्टी के लोगों ने भी नहीं कहा था कि आप 2 जगह से मत खड़ा होइए। तो उसके कारण परिणाम क्या हुआ हम सब लोग के सामने है। उसके बाद अभी महागठबंधन से जिस जल्दबाजी में निकले, कोई ज़रूरत नहीं थी। आप देख रही हैं कि ना एनडीए का भी सीट शेयरिंग फाइनल हुआ है, ना महागठबंधन का हुआ है। और भी तो घटक दल महागठबंधन में हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी है। सब ने तो नहीं छोड़ा। आपको इंतज़ार करना चाहिए था। बातचीत तो चल ही रही थी, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बात नहीं कर रहे थे। पार्टी के तरफ से भी मैं माननीय तेजस्वी यादव जी से लगातार जैसे मिलते आ रहा हूँ। बातचीत सब कुछ पॉजिटिव था, अच्छी खासी सीट भी मिल जाती, सम्मानजनक सीट मिलता। लेकिन जिस बेचैनी से इन्होंने गठबंधन तोड़ा व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, तो पार्टी जो है सो आज पूरी तरह जो है टूट चुकी है। पार्टी में कुछ बचा नहीं। अब जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ा ओहदा होता है किसी भी पार्टी के लिए, भूदेव चौधरी चले गए। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष कमरान साहब वो निकल गए। मुख्य प्रवक्ता जो अभिषेक झा जी थे, प्रदेश में हम लोगों ने बनाया था, वो निकल गए। कई लाइन में लगे हुए हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि इसका सीधा अर्थ है कि पार्टी में इन लोगों का सम्मान नहीं मिला, लोकतंत्र नहीं है, किसी की बात नहीं सुनी जाती है, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी है, परिवार की तरह पार्टी चला रहे हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ रह के अब मुझे जो है, मेरे जो लाखों चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, जो मुझसे आशा पाल रखे हैं, मुझे उनके लिए कठोर नहीं रहा। बहुत भारी मन से कल मैंने रिज़ाइन किया।
बहुत दुख होता है क्योंकि इस पार्टी को मैंने सींचा है। इतना बड़ा त्याग कौन करेगा, जिसका लोकसभा में 3 महीना कैंपेन करके आज भी मैं मोतिहारी चला जाऊं तो मेरे वहाँ लाखों चाहने वाले हैं। सिर्फ पता चल जाए कि मैं आ रहा हूं तो लाखों लोग आ जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग रिसीव करने के लिए आ जाते हैं। उसके बावजूद भी मैं उनके साथ खड़ा रहा। रिजल्ट आने के बाद भी एक भी सीट नहीं जीते, फिर भी मैं खड़ा रहा। लेकिन लगातार अगर गलत डिसीजन लेंगे व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, अब व्यक्तिगत स्वार्थ का जो भी अनुमान लगाना है आप अनुमान लगा सकती हैं, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो स्वाभाविक है कि मर्यादा में रखे ही शब्दों को जो है। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कहना चाहता हूँ, सर आप शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, आप जाइए लोगों को शिक्षित करने का काम कीजिए, युवाओं को ठगने का काम मत कीजिए। जो घड़ियाली आंसू आप बहाते हैं हम सब जानते हैं। मैं आपके साथ 4 साल रहा हूँ और बिहार की जनता और युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। आप परिवारवाद और नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह आपसे पार्टी नहीं चलेगी। अच्छा है आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए। विनम्र आग्रह है मैं आपसे, राजनीति से संन्यास लीजिए, जाइए कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को शिक्षित कीजिए, वहीं आपके लिए उचित स्थान है। नहीं तो इस बार बिहार की जनता आपको जो रिजल्ट देने जा रही है, आप नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अगर नाम को भी बचाना है तो आप अपने पुराने जो आपकी रहा है शिक्षा का क्षेत्र, वहाँ जाके काम कीजिए। माधव आनंद जी, अब तो आपने पार्टी से रिजाइन भी दे दिया, अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? क्या आप किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जब होता है तो स्वाभाविक है, एक जगह से ब्रेक लिया हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे सोचने के लिए बाध्य हूँ कि मुझे अगला कदम क्या लेना है। मेरे लाखों जो चाहने वाले हैं उन सबसे बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है। मैं सबसे जो है विचार विमर्श कर रहा हूँ। आगे की अब रणनीति क्या होगी बहुत जल्दी ही जो है मैं आपने ये भी कहा है कि राजद के साथ मेरा पुराना संबंध है और तेजस्वी यादव से आपका घंटों मुलाकात हुआ। आखिर क्या कुछ उस मुलाकात में बातचीत हुई? आगे क्या आप राजद के साथ मिलने वाले? देखिए, जहाँ तक आरजेडी परिवार के साथ है मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी पता कर लीजिएगा, कोई पहली बार मैं नहीं मिला हूँ। जब एनडीए में भी थे तभी मेरी बातचीत होती थी। जब महागठबंधन में 2018 में आए उसके बाद भी जैसे मेरी लगातार बातचीत हो रही थी। दिल्ली में भी जब आते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी तो मेरी मुलाकात होती है। पटना में जब भी मैं रहता हूँ, दिल्ली से मेरा आगमन होता है तो मेरी एक बार मुलाकात ज़रूर होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पहली बार तेजस्वी यादव जी के यहाँ गया हूँ। आप पता कर लीजिए, मैं हमेशा जाता हूँ और दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के किसी भी गठबंधन में रहे, क्योंकि व्यक्तिगत रिलेशन भी तो होता है ना। अब सार्वजनिक जीवन में इसका ये अर्थ नहीं होता है कि व्यक्तिगत रिलेशन को मैं ख़त्म कर लूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बीजेपी में भी हैं, जेडीयू में भी हैं, जिसके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध है। क्या बीजेपी जेडीयू से नहीं मिले? नहीं, क्यों नहीं, मैं सबसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन जाना कहाँ है, वो आगे का रास्ता क्या होगा वो तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में मैं तय करूँगा। और जहाँ तक तेजस्वी जी की बात है, मेरी केमिस्ट्री तो अच्छी है ही, युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, दोनों की सोच है एक ही जैसी है। वो भी उसी चीज़ को उठा रहे हैं, पलायन के लिए बात कर रहे हैं, रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, उद्योग व्यवस्था कैसे बिहार में लगे, निवेश कैसे आवे, प्राइवेट सेक्टर को कैसे बढ़ावा मिले, उन सारी चीज़ों को वो मुद्दा उठा रहे हैं। तो मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन कोई भी निर्णय क्या होता है जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो सोच समझ के निर्णय देना। सर, समय बहुत कम है क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। तो अब ऐसे में अब लंबे वक्त लेना अब ये कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब कब तक क्या फाइनल अब डिसीजन मीडिया लोग के सामने में आप? देखिए, मुझे 1 से 2 दिन मुझे लगता है कि संभवतः आज या कल तक मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा कि मेरा अगला कदम क्या होगा, और आप लोग को भी सूचित करने का काम करूंगा। क्योंकि मैं भली पार्टी नहीं चला रहा हूं, उपेंद्र जी पार्टी चला रहे हैं, लेकिन मैं जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मैं चाहता हूं लोकतांत्रिक तरीके से ही कोई मैं निर्णय लूं, क्योंकि सिर्फ माधव आनंद का सवाल नहीं है, मेरे से बहुत ज़्यादा आशाएं युवा पाल रखे हैं। तो मुझे उन लोगों के से भी विचार विमर्श करके, तो ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे लगता है आज या कल तक जो है मैं उस डिसीजन पे पहुंच जाऊंगा कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है। लेकिन एक बात तय है कि आप भी युवा हैं, ये भी आप दूसरे व्यक्ति भी युवा हैं, हम सब लोग मिलकर जो आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना मैंने की है कि कैसे बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे युवाओं की बात हो, कैसे रोजगार सृजन पे काम हो, कैसे प्राइवेट सेक्टर को यहाँ बढ़ावा मिले, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में तो नौकरी है नहीं, बहाली होती नहीं है। तो एक ही एकमात्र उपाय है कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे यहाँ निवेश लाया जाए, उन सारे विषयों पे काम हो। और आप लोग का भी मुझे मदद चाहिए। राजनीति सिर्फ ये नहीं है कि विधायक और सांसद बन गए,
विधायक सांसद कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और मैं कोई ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी छोड़ा हूँ तो मुझे कोई विधायक और एमएलए का सीट चाहिए। अरे वो तो था तो मैं लोकसभा चुनाव के टाइम में ही छोड़ देता। मैं तो वहाँ 3 महीना कैंपेन किया था, उस समय भी बहुत सारे ऑफर थे, ऐसा तो नहीं था कि ऑफर नहीं था, लेकिन मैं उस कारण नहीं छोड़ा हूँ। दूरगामी दूर की देखते हुए कि आगे की क्या होनी चाहिए, जैसे कैसे काम होगा, और यहाँ रह के उन सारे विषयों पर नहीं काम मैं कर सकता था। आप भी जानती हैं कि पीएसपी के साथ जो अलायंस का उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो जब आप नहीं रह जाएंगे तो फिर लाखों युवाओं का मनोबल टूट जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है, और मुझे लगता है एक दिन का वक्त दीजिए और उसके बाद में एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, माधव आनंद जी, आप बिहार में क्या कुछ बदलती तस्वीर को देखना चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं? क्योंकि आप एक बहुत पढ़े लिखे हैं और एक समाज सेवी हैं, क्या कुछ बदलती तस्वीर बिहार को अब चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से सबसे बात कि बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, जो युवाओं को रोजगार सृजन पे काम नहीं हुआ, जिस रूप में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। पिछले 15 सालों में कोई भी उद्योग व्यवस्था नहीं लग पाया। सिर्फ रोड बना देने से कोई रोजगार सृजन तो हो नहीं जाएगा। रोजगार सृजन के लिए प्राइवेट सेक्टर को आपको लाना ही पड़ेगा, कल कारखाने लगाने ही पड़ेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 4-5 जगह पे बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके प्राइवेट सेक्टर आपके यहाँ आएगा, और असीम संभावनाएं हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार में ब्रेन ड्रेन और वेल्थ ड्रेन की स्थिति बनी हुई है। टैलेंट तो बिहार में भरपूर है, लेकिन क्या है कि उसका यूटिलाइज जो है बिहार में नहीं हो पा रहा है। तो कैसे उसका यूटिलाइज बिहार में हो, कैसे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में ही नौकरी करूं, जो बाध्य होकर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, उस पर लगाम लगाया जाए। अगर उनकी इच्छा है कि नहीं बिहार में अपने परिवार के साथ रह के ही मैं यहाँ काम करूँ, तो उस पर काम होना चाहिए। पहली प्राथमिकता यही है, और यही कारण है कि मैं राजनीति में आया, और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। अगर दूसरा उद्देश्य रहता तो उस उद्देश्य की पूर्ति मैं लोकसभा चुनाव के टाइम में ही कर दिया रहता। उन्हीं बातों को सोच के जो है ये मैं सारा निर्णय लिया हूँ, और आप लोगों से भी मैं सहयोग की आशा रखता हूँ, और सहयोग मिलता आया है, ऐसी बात नहीं है। अब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो मीडिया का काम है कौन क्या कहता है नहीं कहता, उस पर आप लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन वास्तविक बात तो सबको पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आगे निकल चुका हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर सिटी पोस्ट लाइव के साथ बात करने के लिए। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहे माधव आनंद जी। ये एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, और इन्होंने बहुत ही मेहनत की है राजनीति के क्षेत्र में, और इनका साफ तौर से कहना है कि आगे आने वाले समय में बिहार को काफ़ी कुछ बदलते तस्वीरें देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं। युवाओं को जो अभी बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चल पाए कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ बदलना चाहिए बिहार में। धन्यवाद।